इस कहानी के लेखक हैं नीरज चतुर्वेदी। ये कहानी 3 दोस्तों की है जिसका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है, जो कि मुंबई शहर में नौकरी के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त होते हैं। कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने ये सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना होगा। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन न कोई नौकरी और न कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता है। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते। वह तो सिर्फ 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटा बैठे हुए गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है और वह जोर से चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और न ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पे जल्दी खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालात देखकर उन पर तरस आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ साल पहले वह भी ऐसे ही काम मांगने आया था, तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार होता है। वह चौकीदार से कहीं रहने की जुगाड़ की बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की तो नहीं है, तो उन्हें बिना किराए के रखेगा कौन। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त को फोन करता है, जो वहां से कुछ दूर पर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो 2 महीना के लिए अपने परिवार के साथ बाहर गए हैं और तब तक के लिए मैं रहने का इंतजाम कर देता हूँ। यह बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और वो जल्दी चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि बेटे, बंगला थोड़ी दूर है, रात को वहाँ टैक्सी या ऑटो नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंचते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना मिल चुका था, लेकिन तलाश थी तो केवल अच्छे काम की, जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों हताश होकर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, जिससे उन्हें बहुत सी राहत मिलती है। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह यहाँ आया कैसे। तभी वह घबराहट के साथ अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज आती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम? कहाँ हो? और तुम रो क्यों रही हो? अगले ही पल विक्रम बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई बुरा सपना देखा होगा। इस बंगले में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और विक्रम भी अपने दोस्तों की बात का यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर देता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने को निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक कोई औरत आकर विक्रम को एक चिट्ठी दे देती है, जिसमें लिखा होता है, तुम इस पते पर आओ तो काम मिल जाएगा। और औरत
अचानक भागते हुए उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाता है कि हमें काम की जरूरत है, यह इस औरत को कैसे पता। लेकिन तीनों को काम की बहुत आवश्यकता होती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा और तीनों उसी दिशा में आगे की ओर निकल जाते हैं जहाँ का पता उस कागज में लिखा होता है। यहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल यह बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुँचते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी नियुक्त विभाग के पास भेज देता है और जैसे ही प्रबंधक को वह चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर मिलता है। वह उन तीनों को पूछता है, अरे आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ। अब प्रबंधक के पास इनको काम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था। कंपनी का मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेश कंपनियों के दौरे में थे और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसीलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वह सीधे ही बॉस के चेंबर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है वो इसे कैसे पता चला। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा है और वह उसे बिना रोके हुए अंदर जाने के लिए इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील यह देखकर कुछ समझ नहीं पाते, विक्रम को यह सब कैसे पता चला। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉक्स के चेंबर से बाहर जाने को कहता है और चेंबर का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरा कंप्यूटर किसी ने इस्तेमाल किया था क्या। तभी प्रबंधक सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, अरे बेवकूफ, जल्दी जाओ, उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाजा खोलता है वह देखता है विक्रम तो बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने गार्ड्स को उसे उठाने के लिए कहता है। तभी विक्रम को होश आता है और प्रबंधक गुस्से में विक्रम को बोलता है कि तूने ये क्या किया। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं था कि वह बंगले के गेट से यहाँ तक आया कैसे। और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी उसके साथ रहा करता था जो कि उसके कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले ही शादीशुदा था और यह बात अच्छे से जानता था कि यह एक ना एक दिन उसके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए वह उसकी निजी अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। और जब एक दिन लड़की को यह बात पता चलती है तो दोनों में खींचातानी करते हुए लड़की के सर में चोट लग जाती है और वह वहीं पे दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में लड़की को दफना देता और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहाँ उस लड़की को दफनाया गया था। उसी वजह से उस लड़की का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। वह विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस में प्रवेश करती है। बॉस की काली करतूत को इंटरनेट में वायरल कर देती है। बॉस को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वह बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सूत्रधार को।